Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, दोनों 2 ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था, या फिर जो किंगडम क्लासिफिकेशन था वो अपन ने पूरा कर लिया था। ठीक है, अपन ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पूरा देख लिया। अब अपन स्टार्ट करेंगे हमारे पहले किंगडम से, यानी कि मोनेरा से। ठीक, हमारा पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। पर उससे पहले अपन एक चीज देखते हैं। ये जब अपन ने सेल चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, मैंने वहां पे आपको यूकैरियोट पढ़ाया था। मैंने कहा था प्रोकैरियोट में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या है? प्रोकैरियोट है। अपन उसको वहां पर डिटेल में करेंगे। तो अपन पहले मोनेरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोकैरियोट का पूरा स्ट्रक्चर था उसको देखेंगे। प्रोकैरियोट बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर मोनेरा को वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले किसको? मोनेरा किंगडम। ठीक है, पहले किंगडम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किंगडम क्लासिफिकेशन, देखो किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है। अपन ने बात की थी कि भाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक है, पर अपनी एनसीईआरटी ने कहाँ तक दी हुई है? अपनी एनसीईआरटी ने दी हुई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अपन को वही पढ़ना है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूं तो किसने दिया था? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने दे दिया भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके अंदर कौन कौन से इन्होंने किंगडम्स बनाए? तो यहां पर मेरे पास सबसे पहले आता है मोनेरा। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। ठीक है, जिस पैटर्न में अपन पढ़ेंगे उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर मेमिलिया, प्लांटे और एनिमीलिया। मेरे पास यहां पे ये 5 किंगडम है। किसने दिए? आर.एच. विटेकर ने। ठीक, और अपन को क्या कौन सा पढ़ना अभी? मोनेरा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि भाई ठीक है ये सब हो गए, वायरस था, प्रायोन्स था, वायरोइड्स थे, इन सबको कौन से किंगडम में रखेंगे? तो इनका कोई किंगडम नहीं है, इन सबको अपन इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो मोनेरा है, ठीक है, मोनेरा को स्टार्ट कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा। तो अगर मैं मोनेरा की बात करूं तो इसके मेंबर्स कौन होते हैं? तो मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। ठीक, यहां पे अपने पास लाइन क्या है? बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। ठीक है, और अपन ने कहा था बैक्टीरिया को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व, पहला कौन सा? यू बैक्टीरिया। दूसरा है मेरे पास आर्की बैक्टीरिया। ये दोनों मेरे पास किंगडम मोनेरा के अंदर है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मेरे को जो मोनेरा है बैक्टीरिया, ठीक है, मोनेरा को बैक्टीरिया से कंपेयर करते डायरेक्ट, ठीक है, बैक्टीरिया बोलूंगा मैं, कहाँ मिलेंगे? हैबिटेट। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इनका। ठीक है, पहला पॉइंट मान लो हैबिटेट। अब मैं अगर इसके हैबिटेट की बात करूं तो ये मेरे को हर जगह मिलते हैं। ठीक है, हर जगह कॉस्मोपॉलिटियन है। तो मैं लिख सकता हूं फाउंड इन सॉइल, एयर, वाटर। ठीक है, तुम्हारी बॉडी, हर जगह मिलेंगे। एंड एवरीवेयर। कितना ही अच्छे से ना लो, ये अपन को छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर ये तो हो गया। एक पॉइंट में और लिख सकता हूं, मेरे को कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स में मिलते हैं। सम अनयूजुअल हैबिटेट। अब अनयूजुअल हैबिटेट कौन सी है? जैसे कि डीप सी, डेजर्ट, जहां पे कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि डीप सी हो गया मेरे पास। थर्मल वेंट्स हो गए,
और डेजर्ट और इनफैक्ट गट के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है, एंड गट। फिर मैं एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट नोट लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स में मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत जैसे अनयूजुअल में तो मिल ही रहा है, वो और इनसे खराब कंडीशंस के अंदर मिल सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन हार्श कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस होगी, जब अपन आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, ठीक है, हार्श कंडीशंस। तो पहला पॉइंट हो गया क्या, हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट क्या इनका, सॉइल में मिलेंगे, एयर में, वाटर में, हर जगह मिलेंगे, ठीक है। कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी मिलते हैं, जैसे डीप सी, थर्मल वेंट्स, डेजर्ट और गट। कुछ आर्की बैक्टीरिया जो मेरे को हार्श कंडीशंस में मिल रहे हैं। अब ये हार्श कंडीशंस क्या होंगी वहाँ इसके टॉपिक में देखेंगे। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर है और शेप है, जैसे साइज और शेप, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर कैसा है, तो पहले साइज और शेप देखते हैं, स्ट्रक्चर इसके बाद देखेंगे। अब चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। मेरे पास है नेक्स्ट टॉपिक है इसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ है मेरे पास इसका शेप और साइज, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसकी साइज़ क्या होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये बैक्टीरिया बना लिया है। अगर मैं इसकी साइज़ लिखता हूँ तो आती है 2 से 5 माइक्रोन मीटर, ठीक है। 2 to 5 माइक्रोन मीटर इसकी क्या आ गई, साइज़ आ गई। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो भाई इसके पास तो बहुत सारी शेप है, ठीक है, डिफरेंट टाइप शेप इसके पास प्रेजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अगर मैं इसकी शेप की बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4 शेप है, ठीक है। मैं इसको 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, 4 ग्रुप है मेरे पास। अगर मैं सबसे पहले की बात करूँ तो वो है मेरे पास स्फेरिकल, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल में जैसे कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं कह रहा हूँ कोकस। अब अगर मैं यहाँ पे 2 कोकस को साथ में रख दूँ तो उसको मैं कहूँगा डिप्लोकोकस, ठीक है। 2 कोकस को साथ में रखा तो डिप्लोकोकस। अगर आप पूरी एक चेन बना दो कोकस की, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पूरी चेन बना दी है, इसको अपन कहेंगे स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। सॉरी, इसको अपन कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। फिर अगर मैं इनको ऐसे, चेन तो जा ही रही है, उधर की साइड भी जोड़ता जाऊँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दूँ, पूरा इनका क्लस्टर बना दूँ, इनका मैं पूरा क्लस्टर बना दूँ, उसको अपन कहेंगे स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। पहली शेप कौन सी है मेरे पास, स्फेरिकल। स्फेरिकल में राउंड स्ट्रक्चर है, कोकस कह रहे हैं सिंगल को, 2 होंगे तो डिप्लोकोकस, पूरी चेन बन रही तो स्ट्रेप्टोकोकस, और जब बहुत सारे क्लस्टर होगा उसको अपन कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। फिर नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ग्रुप आता है बैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे बैसिलस। अब बैसिलस बेसिकली रोड शेप का होता है, ठीक है। बैसिलस कैसा होता है, रोड शेप, ये ऐसा रोड शेप होगा। फिर नेक्स्ट ग्रुप है मेरे पास यहाँ पे विब्रियो, विब्रियो, ठीक है। विब्रियो बेसिकली कोमा शेप का होता है, कोमा शेप, ठीक है। ये कुछ इस शेप का होगा, कोमा शेप। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है विब्रियो कोलेरे, ठीक है, विब्रियो कोलेरे, ठीक। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे स्पिरिलियम, स्पिरिलियम। अब देखो स्पिरिलियम से कौन सा वर्ड है, स्पाइरल, तो ये बेसिकली स्पाइरल शेप के हैं, इनका शेप कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं स्पाइरल शेप, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या कौन कौन सी शेप है, स्फेरिकल शेप, बैसिलस, फिर विब्रियो, फिर स्पाइरलियम, ठीक है। कोकस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, अपन ने पूरा देख लिया। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन 4 के अंदर से सबसे कॉमन कौन सा है, ठीक है, यानी कि इन चारों में से सबसे कॉमनली कौन सा मिल जाता है। तो अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, नोट डाल के लिख लेते हैं दैट मोस्ट कॉमन
इसमें से मोस्ट कॉमन शेप जो होगा मेरे पास वो है बैसिलस, ठीक है। बैसिलस सबसे कॉमन शेप है, इज बेसिलस। क्लियर है। अब इसमें अपन आगे बढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारे इस चैप्टर की नीड भी फुलफिल कर रहा है और हमारा जो चैप्टर 8 था उसकी नीड भी पूरी कंप्लीटली फिल कर रहा है। तो आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, ठीक है। अब अपन स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हैं अपन अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और हमारे इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर आप कह सकते हो कि अपन यहाँ पे एक बैक्टीरिया का सेल बना रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल। अब अगर इस सेल को मैं बनाऊं, ठीक है, तो इसमें मेरे पास सबसे पहले होती है आउटर मोस्ट लेयर, ये मेरे पास होगी सबसे आउटर मोस्ट लेयर, और इस लेयर का नाम होता है ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। ये हो गई आउटर मोस्ट लेयर। फिर इसके अंदर होगी मेरे पास सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर होती है सेल वॉल, ये मैंने यहाँ पे सेल वॉल बना लिया। फिर इस सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। इसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स है, इन्वेजिनेशंस है। ठीक है, तो इसको पहले लेवल कर लेते हैं तीनों चीज़ों को। मेरे पास यहाँ आउटर मोस्ट पे प्रेजेंट है कौन? ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलेक्स मेरे पास यहाँ सबसे बाहर है, इसको नंबर 1 दे दूँ। फिर उसके बाद मेरे पास सेकंड नंबर पे कौन है इसकी? सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल आ गई, इसको नंबर 2 दे दो। सबको अपन नंबर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। फिर थर्ड नंबर पे कौन आ गया इसमें? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसको नंबर 3 दे दो। और देखो सेल मेम्ब्रेन चाहे यूकैरियोट की हो या प्रोकैरियोट की हो, दोनों किसकी बनी है? लिपिड मेम्ब्रेन की। तो आपने वहाँ पे पढ़ा है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। फिर 3 स्ट्रक्चर ही हो गए। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स दिख रही है, ठीक है। ये जो इनफोल्डिंग्स है इनको अपन नाम देते हैं मीजोजोम, मीजोजोम, ठीक है। इन इनफोल्डिंग्स को नाम दे दिया मीजोजोम, और इसको अपन नंबर देंगे 4। अब यहाँ पे देखो कुछ और भी इनफोल्डिंग्स है, ठीक है, जो इसमें ज़्यादा फोल्ड्स बन रहे हैं, इसको अपन नाम दे रहे हैं क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ठीक है। इसको नंबर दे दो 5, ठीक। 5 अपने पास यहाँ पे इसके पार्ट्स हो चुके हैं। अब इसको और आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया है, मूवमेंट करेगा, ठीक है। मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होना ज़रूरी, ठीक। इसको फ्लैजिला चाहिए, मैं फ्लैजिला बना देता हूँ। वैसे सबके पास नहीं होता, कुछ कुछ के पास प्रेजेंट होता है, पर अपन बना लेते हैं कि ये मेरे पास फ्लैजिला का बेसल बॉडी, ठीक है, फ्लैजिला की बेसल बॉडी, और इससे निकला हुआ फ्लैजिला की टेल, ठीक है। तो ये मेरे पास हो चुका है फ्लैजिला। फ्लैजिला को नंबर दे दो 6। अब फ्लैजिला के अलावा इसके पास कुछ फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन कह रहे हैं फिम्ब्रे। इन स्ट्रक्चर को अपन नाम दे देंगे क्या? फिम्ब्रे। अब ये फिम्ब्रे को नंबर दे दो 7। साथ में इसके पास एक और स्ट्रक्चर है जिसको अपन कह रहे हैं पिलाई, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को नाम क्या दे दिया अपन ने? पिलाई। पिलाई, ठीक है, इसको नंबर दे दिया 8। 8 स्ट्रक्चर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, सेल के अंदर चलते हैं, ठीक है। सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया है, डीएनए तो होगा इसका, तो इसका डीएनए यहाँ घूमता रहता है अंदर, ठीक है, अपने घर नहीं जाता, यहाँ घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियोइड, जिस डीएनए के पास अपना घर नहीं यानी न्यूक्लियस नहीं, उसको अपन क्या करें? न्यूक्लियोइड। किस में मिलेगा? प्रोकैरियोट के अंदर।
इसको नंबर दे दो 9, नंबर वाइज चलेंगे अपन, ठीक। फिर नेक्स्ट, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बना दूं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इनको अपन कह सकते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। इसको नंबर दे दो 10। प्लाज्मिड के बाद जहां पर अपन ने यूकेरियोट पढ़ा था, अपन ने कहा था एक ऑर्गेनेल है यूकेरियोट प्रोकैरियोट, दोनों के अंदर मिलेगा कौन, राइबोसोम, जिसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे कौन, राइबोसोम, राइबोसोम, इसका नंबर है 11। क्लियर है, 11 हो गए, थोड़े और ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर मेरे को इंक्लूजन बॉडीज मिलती है। इंक्लूजन बॉडीज का काम क्या होता है, स्टोरेज का, ठीक है। इनका बेसिकली काम होता है स्टोरेज का। तो ये मेरे पास है इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडी, स्ट्रक्चर नंबर 12, ठीक है। मेरे पास यहाँ टोटल 12 स्ट्रक्चर हो चुके हैं। अब मेरे को आपको क्रोमेटोफोर पे एक चीज़ बतानी है कि क्रोमेटोफोर पे यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमेटोफोर पे यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो एक बार स्ट्रक्चर को वापस देखते हैं, फिर इसकी डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे सबसे बाहर एक लेयर प्रेजेंट है जिसको मैं कह रहा हूँ ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद कौन आई, सेल वॉल, फिर थर्ड नंबर पे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पे कुछ इनफोल्डिंग्स होती है, इन्वेजिनेशंस होती है, जिनको मैं कहता हूँ मीजोजोम, फोर्थ नंबर पे वो। कुछ इनफोल्डिंग्स है जो जिसमें एक और स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा इनफोल्डिंग्स है और उस पर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट है, उसको अपन ने नाम दिया क्रोमेटोफोर। फिर आता है मेरे पास यहाँ पे क्या, फ्लैजिला। फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में। और नेक्स्ट है फिम्ब्रे, फिम्ब्रे भी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। फिर है पिलाई, देखो पिलाई का काम यहाँ पे जैसे कि वैसे तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, पर बैक्टीरिया में स्पेशल केस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें पिलाई हेल्प कर रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है मेरे पास न्यूक्लियोइड, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, जेनेटिक मटेरियल यहाँ बाहर ही घूम रहा है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। तो उसको मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के बाद है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे राइबोसोम। राइबोसोम कौन से मिलेंगे इसके पास, 70S, क्योंकि 80S तो यूकेरियोट्स में होते हैं। फिर नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडी, ये मेरे पास पूरा डायग्राम है किसका, एक प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हर प्रोकैरियोट सेल के पास ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, कुछ प्रेजेंट होंगी कुछ नहीं होंगी, ठीक। अब अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे, ग्लाइकोकैलिक्स से। पर उसके पहले मैं कुछ नोट लिख दूं आपके लिए, यहाँ पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन से स्ट्रक्चर सारे बैक्टीरिया में मिलेंगे, ठीक है। नॉट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। अगर मैं बात करूं सारे बैक्टीरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन के बिना कोई सेल नहीं होगा, तो सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है भाई राइबोसोम भी होंगे, ठीक है, राइबोसोम भी होंगे, कौन से वाले, 70S। फिर थर्ड चीज की मैं बात करूं तो वो होगी न्यूक्लियोइड, बिना जेनेटिक मटेरियल के सेल क्या करेगा, तो न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये तीन तो हर सेल के अंदर मिलेंगे, ठीक है, बाकी और की कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं और एग्जांपल दूं कि जैसे क्रोमेटोफोर है, ये सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में मिलता है और किसी बैक्टीरिया में नहीं मिलता। और जो मीजोजोम है, ठीक है, मीजोजोम ये सिर्फ मेरे को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अभी ग्राम पॉजिटिव क्या होता है ये भी आगे आएगा, क्लियर है। ये तीन तो हर किसी के अंदर मिलेंगे। और जो अभी एग्जांपल जैसे माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। क्रोमेटोफोर सिर्फ किसमें मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। और नेक्स्ट क्या है कि जो मीजोजोम है सिर्फ किसमें मिलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। इस डायग्राम को बना लो, अपन फिर स्टार्ट करते हैं अब किससे, ग्लाइकोकैलिक्स से। अब हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम के एक एक पार्ट को, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अगर मैं इस ग्लाइकोकैलिक्स की बात करता हूं तो किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई होती है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, इट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें प्रेजेंट द
पॉलीसैकेराइड, ठीक है, इसकी ये बनी होती है। फिर नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स मेरे पास दो टाइप की, ठीक है, तो मैंने लिख सकता हूँ ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। अगर मैं यहाँ टाइप्स की बात करूँ तो पहला है मेरे पास स्लाइम लेयर, दूसरा है मेरे पास यहाँ पे कैप्सूल, ठीक है, दूसरा हो गया कैप्सूल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि मेरे पास ये सेल वॉल है, ठीक है, दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, पर जो स्लाइमी लेयर है, ठीक है, ये जो स्लाइमी लेयर है ये कैसी है, ये हार्ड नहीं है, ठीक है, ये लूज है। और वही मैं बात करूँ कैप्सूल की तो इसके ऊपर ऐसी हार्ड कवरिंग दे रही है, ठीक है, इसके ऊपर एकदम टाइट कवरिंग दे रहा है, इसको मैं कह रहा हूँ कैप्सूल। तो देखो स्लाइम लेयर कैसी है मेरे पास, लूज, ठीक है, लूज और स्लाइमी। फिर वही मैं बात करूँ कैप्सूल की, कैप्सूल कैसा है, थिक, और कैप्सूल है मेरे पास थिक और कैसा ही है, स्ट्रॉन्ग। अब मैं लिख सकता हूँ टफ, थिक एंड टफ। क्लियर है। ग्लाइकोकैलिक्स मेरे पास दो टाइप की, कौन कौन सी, स्लाइमी लेयर और कैप्सूल। स्लाइमी लेयर कैसे, लूज और स्लाइमी, और कैप्सूल कैसा है, थिक एंड टफ। अब मैं अगर यहाँ पे इनके कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूँ तो ये क्या कर रहा है, स्लाइमी लेयर है भाई, चिपकने में हेल्प करती है, इजीली कहीं पर भी चिपक जाती है। तो हम लिख सकते हैं स्लाइम लेयर, पहला तो इसको हेल्प कर रहा है कहीं पे अटैचमेंट में, हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट। और दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। स्लाइमी लेयर की प्रॉपर्टीज हो गई। वही मैं बात करूँ कैप्सूल की, कैसा है, थिक एंड टफ। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना उसको डिजीज कॉजिंग एबिलिटी देता है, ठीक है, गिव डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, ठीक है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। और इसको मैं कह सकता हूँ पैथोजेनोसिटी, सॉरी पैथोजेनिसिटी, ठीक है, बैक्टीरिया को डिजीज कॉजिंग एबिलिटी दे रहा है, ठीक है, उसको पहले क्या कह दिया, पैथोजेनिसिटी, ठीक है। पैथोजेनिसिटी क्यों दे पा रहा है, क्योंकि इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन हो कैसी, थिक एंड टफ। ये क्या कर रहा है, ये अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है और पानी के लॉस को बचा रहा है, ठीक है, प्रिवेंट कर रहा है उसको। ग्लाइकोकैलिक्स में ये मेन चीज़ हो गई। अब मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल अपन ने इसके पहले पढ़ रखा है, ठीक है। सेल वॉल में क्या होता है, धागे, ठीक है, किसके, सेलुलोज के, प्लांट की बात करें तो। वहीं देखते हैं कि भाई बैक्टीरिया जो है इसके अंदर कौन सा मटेरियल मेरे को मिलता है। तो मैं नेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट थी, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे सेल वॉल। अब यहाँ पे मैं अगर सेल वॉल की बात करता हूँ तो रेफरेंस लेते हैं पहले प्लांट का, ठीक है, प्लांट का रेफरेंस ले लेते हैं। प्लांट में किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की। वहीं मैं कुछ और भी लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे फंजाई, फंजाई के अंदर होती है काइटिन की, ठीक है। और फिर अगर यहाँ मैं लिखूँ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ये होती है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊं, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि ये सेल वॉल है, ठीक है, ये दो, मैंने इनको बीच में से थोड़ा जूम कर दिया है, मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा धागे जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा और इसके बीच में कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके बीच में कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब ये सेल वॉल क्या करती है कि बाहर से H2O और ग्लूकोज इनकी एंट्री को परमिट कर देती है और ये सेल के पास जाने लगते हैं। अब क्या होगा कि भाई सेल के अंदर बहुत सारा पानी भर चुका है, तो सेल क्या कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है। तो एक तो ये जाने भी दे रहा है और दूसरा सेल की बर्स्टिंग को प्रिवेंट भी कर रहा है। देखो कुछ ऐसा होगा इसके अंदर कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल और इसके ऊपर ये सेल वॉल। अब इसके अंदर कौन एंटर कर रहा है, H2O। अब H2O बढ़ता जाएगा और अगर H2O ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सेल बर्स्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन में सेल वॉल्स को हेल्प कर रहा है बर्स्ट ना करने के लिए, ठीक है।
तो मैं अगर यहाँ पे इसके रोल लिखना चाहूँ तो इसके रोल अपन लिख सकते हैं। पहला, सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है, सेल वॉल रिजिड। ठीक है, क्या कर रहा है? इसको शेप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, किसको? सेल मेम्ब्रेन को। ये नहीं, अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन, बाहर की साइड सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल रिजिड है, प्रोवाइड कर रही है शेप। नेक्स्ट मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास सेल वॉल है ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन। और थर्ड चीज अपन लिख सकते हैं कि बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है, ठीक है, उसको भी रोक सकती है। और एक और चीज अपन लिख सकते हैं, बर्स्टिंग को प्रिवेंट कर रही है, प्रिवेंट बर्स्टिंग। देखो यहाँ पे अपन और पॉइंट्स लिख सकते हैं, पर वो अपन ने पहले लिखे हुए हैं, सब पे नहीं जा रहे अपन। मेन चीज देखो कि सेल वॉल प्लांट के अंदर किसकी? सेलुलोज की। फंजाई के अंदर काइटिन, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। फिर मेरे पास यहाँ पर जैसे कि सेल वॉल है, अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल जो है H2 और ग्लूकोज के अंदर एंट्री दे देती है। ठीक है, अब इस वजह से अगर पानी अंदर ज़्यादा भर गया तो ये फट सकता है सेल, तो प्रिवेंट करती है क्या? इसकी बर्स्टिंग को। जैसे कि ये बाहर प्रेशर लगाएगा तो सेल वॉल इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, उसको अपनी जगह पे मेंटेन करके रखेगी। क्या प्रोवाइड कर रही है? सेल मेम्ब्रेन को शेप प्रोवाइड कर रही है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सेल को, ताकि अगर बाहर से कोई जैसे पैथोजन है वो एंट्री ना कर सके। अब इसमें अगर मैं आगे बढ़ूँ, जैसे बैक्टीरिया के अपन ने बात करी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। अभी पेप्टाइडोग्लाइकन जो है होता क्या है? ठीक है, किसका बना होता है? तो अपने यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कि ये चेन होती है अमाइनो एसिड की। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं चेन ऑफ अमाइनो एसिड, और साथ में पॉलीमर ऑफ शुगर, पॉलीमर ऑफ शुगर। इन दोनों से मिलके बनती है मेरे पास क्या? पेप्टिडोग्लाइकन। बेसिकली इसके अंदर नाग और नाम, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनके फॉर्मेशन से ये बनती है। ठीक है, इनको साथ में जोड़ने से पेप्टिडोग्लाइकन बनता है, पर अपन को इतना डिटेल में नहीं करना, अपन को बस इतना कर ले, उसमें अपना काम हो जाएगा। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, दो अपन ने स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिए, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। अब इसमें मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बैक्टीरिया को मैं दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं पहले। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो मेरे पास सेल वॉल है, इसके बेसिस पे मैं बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी गाइस वो क्या है, पड़ोस में भी शादी चल रही है। ठीक है, तो उनके कुछ फंक्शंस वगैरह हैं तो आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक, पर अपन अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ बैक्टीरिया की बात करूँ, किसके बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर दो टाइप के बैक्टीरिया मिलेंगे मेरे को। एक है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है मेरे पास क्या? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, दूसरा है मेरे पास ग्राम नेगेटिव। अब इनको एक ग्राम नाम कैसे मिला? तो भाई वो साइंटिस्ट है, उनका नाम था ग्राम, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे एक टेक्निक होती है जिसको मैं कह रहा हूँ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग। अब देखो ग्राम स्टेनिंग में क्या किया जा रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं, बाय क्रिस्टन ग्राम। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और अपना सरनेम साथ में चिपका दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि एक प्लेट लिए, ठीक है, या फिर मैं कह दूं एक स्लाइड लिए, और स्लाइड के ऊपर इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया को लिया। ये बहुत सारे बैक्टीरिया है मेरे पास। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक स्टेन को ऐड कर दिया, स्टेन को ऐड किया, और इस स्टेन का नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट। और एक कौन था मेरे पास? बैक्टीरिया। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट को डाला, सारे बैक्टीरिया ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया और अपना कलर चेंज कर लिया। ठीक है, तो मेरे को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पे कि ये वही मेरे पास प्लेट थी। ठीक है, ये वही स्लाइड थी। इस स्लाइड के ऊपर सारे बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर लिया, और मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है।
अब सब ने यहाँ पे स्टेन को ले लिया, ठीक है, सारे बैक्टीरिया मेरे को विजिबल हो गए, ऑल बैक्टीरिया विजिबल, पहले विजिबल नहीं थे, ठीक है, सारे बैक्टीरिया विजिबल हो चुके हैं। अब इन सब बैक्टीरिया विजिबल क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्टेन को ले लिया, ऑल बैक्टीरिया टेकन अप स्टेन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इन्होंने इसकी डिस्टेनिंग कर दी, पहले तो इसको दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे इसने क्रिस्टल वॉयलेट डाला, क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से सारे बैक्टीरिया विजिबल हो गए। अब विजिबल होने के बाद क्या करेगा, इसकी डिस्टेनिंग, यानी कि इसके ऊपर जो स्टेन था उसको हटाया जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे डिस्टेनिंग, डिस्टेनिंग ऑफ, डिस्टेनिंग, ठीक है, डिस्टेनिंग स्टेन, डिस्टेनिंग से क्या हो रहा है, स्टेन रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिमूव कराने के लिए इन्होंने यहाँ पे डाला एसीटोन, ठीक है। पहले क्या डाला, क्रिस्टल वॉयलेट, स्टेन आ गया, अब उसको हटाना है तो क्या डालेंगे, एसीटोन, एसीटोन को डालने से यहाँ से हटने लगेगा कौन, ये स्टेन। अब एसीटोन डालने के बाद इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया फिर से, ठीक है, फिर से ऑब्जर्व किया, ये आगे मेरे पास स्लाइड, इस स्लाइड में इन्होंने देखा, ठीक है, पहले बना लेते हैं, इनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला कि कुछ बैक्टीरिया तो है जिन्होंने अपना स्टेन छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि जो कलर था छोड़ दिया, और कुछ ने उसको मेंटेन करके रखा, ठीक है। यहाँ पे स्टेन कैसा है, रिटेन है, स्टेन रिटेन। और मैं बात करूँ इन बैक्टीरियाज की, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पहले वाले रूप में चले गए, तो उसको यहाँ पे अपन कह सकते हैं इन्होंने लूज कर दिया स्टेन को, ठीक है। तो जिन बैक्टीरिया ने स्टेन को अपने पास रखा उसको अपन कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं रख पाए वो ग्राम नेगेटिव। वो कैसे हो गए, ग्राम नेगेटिव। क्लियर है, एक बार आप इस देखो, ग्राम स्टेनिंग में किसने किया, ये क्रिस्टियन ग्राम ने। स्लाइड ली, स्लाइड पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे स्टेन ऐड किया, कौन सा, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट के बाद क्या किया इन्होंने कि भाई सारे बैक्टीरिया दिखने लगे, यानी कि सबने स्टेन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर क्या की, डी स्टेन, यानी कि स्टेन को रिमूव किया, किससे, एसीटोन से। एसीटोन ने अपना काम किया। अब जब एसीटोन डाला गया फिर उसको ऑब्जर्व किया, तो कुछ ने तो स्टेन को अपने पास रखा, ठीक है, इस क्रिस्टल वॉयलेट के स्टेन को अपने पास रखा, और कुछ ने इसको लूज कर दिया। तो जिन्होंने अपने पास रखा वो ग्राम पॉजिटिव, जो ना रख पाए वो ग्राम नेगेटिव। क्लियर है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में ये डिफरेंस है। अभी डिफरेंस अपन लिख भी लेंगे, ठीक है, उस तरह से भी याद कर लेंगे, पर बेसिकली तो ये चीज़ है कि जो स्टेन को रख पाया था वो ग्राम पॉजिटिव है, जो ना रख पाया वो ग्राम नेगेटिव है। अब मैं दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के बताता हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया है दोनों के, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे दोनों को मेंशन कर देता हूँ पहले, कि इधर मेरे पास ग्राम पॉजिटिव होगा और इस साइड पे ग्राम नेगेटिव होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाहरी बाहर कौन, ग्लाइकोकैलिक्स। मैं दोनों के लिए ग्लाइकोकैलिक्स बना देता हूँ, मैंने ग्लाइकोकैलिक्स बना दिया दोनों के केस में। फिर ग्लाइकोकैलिक्स के बाद कौन होगा, सेल वॉल। अब जो मेन केस है ना वो सेल वॉल का है। जो ग्राम पॉजिटिव है इसकी सेल वॉल होती है पतली, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपन ने उल्टा कर दिया है, ये मेरे पास ग्राम नेगेटिव है और ये मेरे पास ग्राम पॉजिटिव, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है पतली, ठीक है, एज कंपेयर मैं इसको करूँ ग्राम पॉजिटिव से, इसकी सेल वॉल होती है थिक, इसकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, ठीक है, इसकी सेल वॉल कैसी है, बहुत थिक। अब सेल वॉल के बाद कौन आएगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, वो इसके पास भी प्रेजेंट है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल क्या है, ज़्यादा थिक है, इस वजह से जो पूरा वो क्रिस्टल वॉयलेट था वो बाहर नहीं जा पाया, वो इसके अंदर रिटेन रह गया, और इसको क्या नाम मिल गया, ग्राम पॉजिटिव। तो अपन इसको फिल कर देते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मैं साथ में मिला के कह सकता हूँ सेल एनवेलप, ठीक है, तीनों को मैं साथ में क्या कह सकता हूँ, सेल एनवेलप।
सेम टू सेम चीज़ इसके पास भी है, पर डिफरेंस क्या है कि इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अपन 2 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन लिख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि तीनों को मिला के सेल एनवलप कह रहा हूँ। अब अगर मैं इसके एनवलप को इससे कंपेयर करूँ तो थिक तो यही निकलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है, 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं। और या फिर मैं कह सकता हूँ इसको कि भाई सेल वॉल के बेसिस पे भी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल, इन दोनों के बेसिस पे मैं बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ ना। 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया है मेरे पास यहाँ पे, 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, चाहे सेल एनवलप का हो या चाहे सेल वॉल का हो, ठीक है, दोनों के केस में मैं बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। अब इसमें अपन आगे चलते हैं कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस लिख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं। इधर ले लो ग्राम पॉजिटिव, इधर दूसरी साइड ले लो ग्राम नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव ही लेंगे यार, इधर नेगेटिव इधर ग्राम पॉजिटिव, दोनों के बीच में दरार, ठीक है। अगर मैं पहली चीज इसके लिए लिखना चाहूँ तो इसमें जो सेल वॉल कैसी है, थिन है, सेल वॉल थिन, ठीक है, क्योंकि अपन ने बात की थी नाग और नाम, अपन को डिटेल में नहीं पढ़ने वैसे, वो इसके अंदर कम होता है, तो NAG और NAM का अमाउंट इसके अंदर लेस होगा, अमाउंट कैसा होगा यहाँ पे, लेस। वहीं मैं बात करूँ ग्राम पॉजिटिव की तो इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या है, सेल वॉल है थिक, थिक क्यों है, क्योंकि नाग नाम इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इसने अपना स्टेन जो है लूज कर दिया, लूज स्टेन, पर उसने नहीं किया, यहाँ पे अपन लिख देंगे इसके लिए रिटेन स्टेन, स्टेन को इसने रिटेन करके रखा। फिर थर्ड चीज कि भाई ये वाला जो है इसके पास पिलाई और पोरेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसके पास पिलाई और पोरेंस, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स इसके पास प्रेजेंट होंगे। वही मैं बात करूँ इसकी तो उसके पास एब्सेंट होंगे, सिंपल सी बात है। इसके पास पिलाई और पोरेंस, पोरेंस क्या है, पोर्स, पोर्स इसके पास कैसे हैं, एब्सेंट है। अगर पोर्स होते हैं तो नहीं निकल जाता क्या एसीटोन, सॉरी एसीटोन क्या, क्रिस्टल वॉयलेट। फिर नेक्स्ट मैं इस पे चलूँ तो यहाँ पर मेरे पास मीजोजोम एब्सेंट होंगे। मैंने बताया था मीजोजोम सिर्फ किस पे मिलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, तो मीजोजोम इसके पास एब्सेंट है, मीजोजोम एब्सेंट, और इसके पास प्रेजेंट, मीजोजोम प्रेजेंट। अब अगर अपन इसके एग्जाम्पल लिखे, ठीक है, एग्जाम्पल सबसे जरूरी है, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया हो गया, राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है, 2 ही लिखते हैं, वैसे अपन 2 और लिख सकते हैं पर कोई जरूरी नहीं है। इधर इधर यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे पास पहला फ्रैंकिस, ठीक है, फ्रैंकिस, फिर सॉरी फ्रैंकिस नहीं, फ्रैंकिया होगा यहाँ पे, थोड़ा हम फ्लो में निकल गए, कोई बात नहीं, फ्रैंकिया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, यहाँ पर भी 2 नाम याद कर लो, इधर भी 2 नाम याद कर लो। इसमें मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खत्म हो चुके हैं, जितना अपन को डिटेल में करना था अपन ने कर लिया है, और इस चीज़ को लेके ना बैठे, ये अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव, सॉरी ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, अपनी एनसीईआरटी बातें कह रही है, दोनों एक ही बात है। इन दोनों बातों पे अपन ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर डिफरेंसेस अपन ने लिख लिए, एग्जाम्पल दोनों के दोनों 2 याद कर लो, इतना क्लियर है। और मीजोजोम को ना भूलना, क्योंकि मीजोजोम की बात अपन ने स्टार्टिंग में की थी, सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास थर्ड नंबर पे आया है कौन, सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपन ने सेल चैप्टर में बढ़िया डिटेल में पढ़ा है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में सेम है, ठीक है। पर देख लेते हैं थोड़ा बहुत। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की, ठीक है। किसकी बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड की 2 लेयर होंगी। स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये इसका हेड है और इस पे 2 टेल प्रेजेंट है। ये हो गया हेड, ये क्या हो गई, टेल। हेड को है पानी से प्यार, यानी कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। टेल को है पानी से नफरत, यानी कि डर, ठीक है। डर के दो, नफरत के दो, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसको फोबिया है पानी का, तो ये हमेशा पानी से दूर रहेगी और वो पानी की तरफ रहेगा। और इसी तरह का एक और इधर बना दो, पूरी लेयर चल जाएगी, ठीक है। इन बेसिकली इसको अपन फोस्फोलिपिड कह सकते हैं, फोस्फोलिपिड, क्योंकि इसके अंदर 2 फैटी चेन होती है, ठीक है। फैटी एसिड चेन होती है प्लस फोस्फेट, 2 तो इसमें ग्लिसरॉल की चेन है जिन पे फैटी एसिड जुड़ा हुआ है और साथ में एक फोस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखना चाहता हूं कि ये कॉमन स्ट्रक्चर है किसके अंदर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर। कॉमन स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, क्योंकि दोनों में बना तो किसका है, लिपिड बाइलेयर का, ठीक है। फिर वही पॉइंट लिख लेते हैं, मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, यानी कि लिपिड प्लस फोस्फेट, लिपिड प्लस फोस्फेट। इसके अंदर क्या है भाई, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में फैटी एसिड की चेन जुड़ी हुई है और साथ में फोस्फेट जुड़ा हुआ है। यह अपन ने स्ट्रक्चर डिटेल में किया है सेल चैप्टर के अंदर। अब थर्ड हो चुका है, यानी कि सेल एनवेलप के तीनों पार्ट हो गए, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब हम इसकी जो स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको देखेंगे, ठीक है। यहीं से उसकी स्टार्टिंग कर देते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 4th नंबर अपन ने किसको दिया था, मीजोजोम को, ठीक है। 4th नंबर पे आएगा मीजोजोम। अब मीजोजोम क्या थे कि भाई सेल मेम्ब्रेन है, इसी के ऊपर कुछ इन्वेजिनेशन यानी कि इन फोल्डिंग्स स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ मैं आपको कि ये मेरे पास क्या हो गई। ये तो मेरे पास सबसे बाहर, ये मान लो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कुछ ऐसे इन फोल्डिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। इन इनफोल्डिंग्स को अपन क्या कह रहे हैं, मीजोजोम। अब इन मीजोजोम का काम क्या है और ये होते क्या है वो देखते हैं। तो मैं लिख दूं मीजोजोम आर इनफोल्डिंग और इन्वेजिनेशन, या फिर इन्वेजिनेशन किसकी, भाई सेल मेम्ब्रेन ही तो अंदर की साइड फोल्ड हो रही है, ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी अंदर की साइड फोल्ड क्यों हो रही है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके, ठीक है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। इन्होंने सरफेस एरिया भी बढ़ा लिया, ठीक है। चलो सरफेस एरिया तो तुम बढ़ा रहे हो, ठीक है, पर इसकी शेप कैसी हो सकती है। तो अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो इसकी शेप में देखो, यही बना लेते हैं इसकी शेप को भी कि ऐसा स्ट्रक्चर तो है ही, इसमें कुछ मेरे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी है और कुछ वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर भी है। तो मैं यहाँ पे अगर शेप लिखना चाहूँ तो वेसाइकल लिख सकता हूँ, लेमेला लिख सकता हूँ, और एक और अपन इसके अंदर लिख सकते हैं क्या, टिब्यूल, TUBULE, ठीक है। ये 3 शेप मेरे को मीजोजोम में दिख सकती है। अब अगर मैं इसके रोल की बात करूं कि काम क्या करता है, ठीक है, रोल ऑफ मीजोजोम, तो देखो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यहाँ से सिक्रीशन करते हैं किसका, सेल वॉल का। मैं कह सकता हूँ जो सेल वॉल बन रही है उसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो सिक्रीशन हो रहा है एक तो, और दूसरा रेस्पिरेशन,
क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले इसको लिख देता हूँ। पहला तो है मेरे पास सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन में क्या कर रहे हैं कि भाई सेल वॉल को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। दूसरा है मेरे पास क्या, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कैसे, क्योंकि इनके पास रेस्पायरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के होमोलोगस हो। ठीक है, या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बताओ प्रोकैरियोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता हो। तो अपन लिख सकते हैं क्या, मीसोसोम। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, यूकैरियोट के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं मैं बात करूं प्रोकैरियोट की, ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, प्रोकैरियोट, तो इसके अंदर है मीसोसोम। तो मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। क्लियर है। मीसोसोम क्या है, इनफोल्डिंग या फिर इन्वेजिनेशन की इसकी सेल मेम्ब्रेन की क्या कर रही है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है, शेप कैसी, वेसाइकल लेमेला टिब्यूल। रोल क्या है मीसोसोम का, सिक्रीशन, रेस्पिरेशन। सिक्रीशन किस में हेल्प कर रहे हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में। रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोट के अंदर, वैसा ही सेम स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट के पास कौन सा है, मीसोसोम। क्लियर है इतना, लिख लो। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके थर्ड नंबर के रोल की, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे मैं लिख सकता हूँ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर भाई इनके पास तो न्यूक्लियस होता नहीं है, न्यूक्लियोइड लिख सकते हैं, न्यूक्लियोइड डिवीजन। अब ये कैसे कराते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, सेल वॉल, यहाँ पर अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, और इस पर ये इन्वेजिनेशन, इसके ऊपर यहाँ पे इसका डीएनए जुड़ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, डीएनए जुड़ चुका है, अभी ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, इस तरह मूव करेंगे, यानी कि खुद को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, और मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस भी दो कर जाएंगे, और या फिर मैं न्यूक्लियस क्या, जो जेनेटिक मटीरियल भी दो हो जाएंगे, और सेल भी दो बन सकते हैं। तो देखो इसको ऐसा करते हैं अपन कि ये तो मेरे पास न्यूक्लियोइड है, ये मेरे पास यहाँ पे मीसोसोम है। अब इससे क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, दोनों के दोनों रेप्लिकेट कर गए। रेप्लिकेट करने के बाद दोनों दूर जा रहे हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब दूर जाने के बाद इनके बीच में क्या बन जाएंगी, लेयर बन जाएंगी। ठीक है, इन दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर अब देखो, न्यूक्लियोइड भी डिवाइड कर गया, यानी दो बन चुके हैं, रेप्लिकेट हो चुका है, और मेरे पास सेल भी दो बन चुके हैं। तो फोर्थ पॉइंट में सेल डिवीजन लिख सकता हूं। क्लियर है। मीसोसोम के चार फंक्शन, सिक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए डबल हो चुका है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन। और वहीं मैं बात करूं, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, तो ये दोनों अलग अलग सेल बना लेंगे। तो यहाँ पे सेल डिवीजन भी हो चुका है, सेल डिवीजन। तो हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के 4 पॉइंट कवर कर लिए। अब जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे लेक्चर नंबर 3 के लिए। थैंक यू।